नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस IAS एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और आज करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है उसमें थंबनेल पे आपको ऑलरेडी देख लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कशन करने जा रहा हूं। आज अगर देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट CSE UPSC CST 2020 में एडमिशन लेना चाहता है तो हमारा एडमिशन ओपन हो गया है और 15 जून से ये नई क्लासेज ऑनलाइन शुरू हो रहा है और मैथमेटिक्स फॉर ऑल के लिए ऑलरेडी क्लासेज चल रहे हैं। तो ये करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है जिसमें DNA और RNA मैं विनय सिंह आपके सामने रेगुलर लेकर उपस्थित होता हूं और इसका डिटेल जो कॉम्प्रिहेंसिव अगर हम बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस जो होता है मेरे आदित्य सर लाते हैं और उस पे फुल फ्लेज उसका डिस्कशन करते हैं। मैं वही करंट अफेयर्स में जो टॉपिक लाता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे प्री का UPSC प्री का हो या जितने ऑल स्टेट के PSC के हो या वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सबके लिए काफी सार्थक होता है। और यही नहीं, ऑलरेडी पिछले एग्जाम में आप देख लें तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत पूछे गए। तो आज के टॉपिक हमारा जो पूछा जाएगा और आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें रायमोना नेशनल पार्क की बात करेंगे और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बात करेंगे 2021 का, और श्री बिल्ली पुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व और बैगई नदी तमिलनाडु का आज डिस्कशन करेंगे और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। और सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये नेशनल पार्क होता क्या है। और नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता भी होगा कि भारत सरकार पर्यावरण के, कहा जाता है कि भारत सरकार जो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एवं जलवायु परिवर्तन क्लाइमेटिक चेंज मंत्रालय के मुताबिक ये कहा गया है कि नेशनल पार्क वह रिजर्व एरिया होगा या वह रिजर्व एरिया होता है जिसमें संबंधित राज्य सरकार द्वारा, जिसमें अगर उस स्टेट के राज्य सरकार द्वारा उसके इकोलॉजी के, उसके फ्लोरा और फौना के और वहां की जियोमॉर्फोलॉजी के और वहां के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस को और प्रोटेक्शन और उसके प्रसार के उद्देश्य में क्या किया जा सकता है, उसको प्रोटेक्शंस दिया जा सकता है। यानी राज्य सरकार को यह अधिकार जो दिया गया है वो 1972, ये ध्यान देना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि वह क्षेत्र जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, जहां के फ्लोरा और फौना को हमें रिजर्व करना जरूरी होता है, उस क्षेत्र को राज्य और केंद्र के सहयोग से नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करते हैं तो वहां की जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं और उसके नेचुरल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, और यह नेचुरल इंपॉर्टेंस जो होता है उसी के आधार पर हम नेशनल पार्क घोषित करते हैं। और कहा जाता है कि सेंट्रल, अगर केंद्र सरकार जो है अगर किसी प्लेस को अगर नेशनल पार्क घोषित करता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। नेशनल पार्क के लिए IUCN, मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो IUCN पे विशेष मैंने रिपोर्ट किया है और आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया। IUCN के अंतर्गत ये सीरीज सेकंड में अगर संरक्षित किया गया है, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया है तो उसको एज ए नेशनल पार्क घोषित किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा।
भारत में पहला नेशनल पार्क 1936 में हेली नेशनल पार्क जो के रूप में स्थापित किया गया, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, यह उत्तराखंड में हुआ था। तो पहला नेशनल पार्क जो इंडिया में बना था 1936 में, हेली नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में था, उस समय उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश में यह पहला नेशनल पार्क बना था, जो वर्तमान में उसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जो उत्तराखंड में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं रायमोना नेशनल पार्क। असम के मुख्यमंत्री विश्व पर्यावरण दिवस पर, अरे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर रायमोना नेशनल पार्क को असम का 6वां, ध्यान देना ऑलरेडी 5 वहां नेशनल पार्क है, यानी 6वां नेशनल पार्क जो है वह बेसिकली क्या हो गया कि ये 6वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है। तो ध्यान देना, असम 6 नेशनल पार्क जो है इस तरीके से यहां डिवाइड किया गया है। ये सब डिवीजन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। और अगर हम बात करते हैं तो यहां मुख्य रूप से एशियन एलिफेंट, टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन गौर, वाइल्ड बिफेलो, स्पॉटेड डियर, हॉर्नबिल and more than 150 species of the butterflies and 170 species of birds, 380 species of plant and several species of the ऑर्किड्स हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं रायमोना नेशनल पार्क जो है असम का ये 6वां नेशनल पार्क है। तो हम लोग ये जान लें कि 6वां नेशनल पार्क है, तो यह बेसिकली ध्यान देना कि यह 6वां नेशनल पार्क है। और इसी के साथ यह जो नेशनल पार्क भूटान की सीमा से, यह बोडोलैंड BTR, ये ध्यान देना बोडोलैंड प्रादेशिक यानी रीजनल एरिया में स्थित है, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में यह आता है। और असम के कोकराझार जिले में स्थित रायमोना, ये ध्यान देना नेशनल पार्क जो है, उद्यान जो है वो 422 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान असम के सन्निहित वनों का हिस्सा है। यहाँ एशियाई हाथी, बाघ और सुनहरे लंगूर, क्लाउडेड तेंदुआ, भारतीय गौर, जंगली भैंस, चित्तीदार हिरन और हॉर्नबिल आदि वन्य जीव पाए जाते हैं, जो पहले मैंने डिस्कशन किया है। तो आप ध्यान देना कि यहाँ नेशनल पार्क जो कोकराझार नेशनल पार्क जो है, ये रायमोना नेशनल पार्क जो है वो बेसिकली असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है। अब आप ध्यान देना कि यह असम के जो 5 अदर जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सखोवा ये नेशनल पार्क की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये है डिब्रू, ये जो अगर बात कर लेते हैं, ये है डिब्रू सखोवा, ये है डिब्रू सखोवा जो है, यह नेशनल पार्क जो है वो असम में। ये काजीरंग नेशनल पार्क ये है, उसके बाद ओरंग नेशनल पार्क ये है, और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है, और मानस ने ये नेशनल पार्क भी यही है। और उसके बाद नामेरी, ये जो आप मानस के बाद आप देख रहे हैं वो नामेरी जो है वो यहाँ नामेरी नेशनल पार्क है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 ऑलरेडी नेशनल पार्क वहां थे, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू सखोवा, और 6वां जो है जिसको रायमोना नेशनल पार्क कहते हैं, जो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ध्यान देना, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में ये जो आप देख रहे हैं, ये कोकराझार डिस्ट्रिक्ट जो है, यही जो है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट जो है, यही इसका लोकेशन है रायमोना नेशनल पार्क की विषय में। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं विश्व खाद्य दिवस के रूप में। अगर हम बात करते हैं विश्व खाद्य दिवस की, अगर हम बात कर लेते हैं तो विश्व खाद्य दिवस 2021 की अगर हम देखें तो प्रत्येक वर्ष 7 जून को क्या किया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस मनाने का घोषणा जो है, यह ध्यान देना संयुक्त राष्ट्र संघ महासंघ 2018 में की गई थी, और 7 जून 2019 में यह प्रथम विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था। तो विश्व खाद्य सुरक्षा जो दिवस होता है वो बेसिकली 2018 में संयुक्त राष्ट्र सभा, ध्यान देना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह 2018 में आयोजित किया गया, और उसके बाद प्रति वर्ष जो है 7 जून 2019 से रेगुलर मनाया जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य दिवस सुरक्षा दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य है कि मानव को स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और कृषि बाजार तक पहुंच, पर्यटन, सतत विकास के प्रबंधन हेतु खाद्य जोखिमों के प्रति लोगों को ध्यान आकर्षित करना, यानी सुरक्षा की दृष्टि से मानव के हेल्थ के लिए और सभी मानकों को तय करने के लिए, जहां मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी का पहला कंसेप्ट आता है, तो उस खाद्य को सुरक्षित किया जा सके ताकि आने वाली जनरेशन और आने वाले पीढ़ी को हम अच्छे तरीके से क्या करें, एक ऐसी गिफ्ट रूप में दे ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से स्वस्थ होके काम चले। इसी के साथ अगर देख लें, इसके अलावा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का जो लक्ष्य होता है, सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखना और खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम हेतु उसकी जागरूकता पैदा करना। यानी कि अगर ये खाद्य से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, उस मानक को क्या करना, पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करना ताकि क्या हो सके, खाद्यान्न का सुचारू रूप से संचालन हो सके। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के लिए खाद्य और कृषि, ध्यान देना, खाद्य और कृषि संगठन जो है FAO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, नोडल एजेंसी में दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा हेतु कार्यरत है। तो ध्यान देना, विश्व खाद्य दिवस को मुख्य रूप से UNO का जो और प्लस ये FAO और प्लस WHO, ये तीनों मिलकर इसको क्या कर रहा है, लोगों को जागरूक, विश्व भर के नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोगों को इस खाद्य सुरक्षा के तरफ ध्यान जाए। इस दिन विश्व भर में इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है कि खाद्य केवल एक कृषि संबंधित, ध्यान देना, व्यापार वस्तु नहीं है बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा भी है। तो खाद्य क्या है, एक पब्लिक इशू भी है जो जिसके नहीं होने पे तमाम तरह के समाज में विकृतियां पैदा हो सकती है, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इसे त्रस्त हो सकती है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 7 जून को विश्व पर्यावरण जो विश्व अगर खाद्य दिवस की बात करते हैं, उसका थीम था स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन, स्वस्थ कल के लिए सेफ्टी फूड नाउ फॉर द हेल्दी टुमारो। ये ध्यान देना, यह जो बात करी गई है, सेफ्टी फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, ये ध्यान देना कि इसमें ये 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जिसका स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन को रेखांकित किया गया है और सुरक्षित भोजन के उत्पाद और उपभोग से मानव, पृथ्वी और अर्थव्यवस्था सभी के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक लाभ है। अगर मानव स्वस्थ होगा तो उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे, आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे तो हमारी क्या होगी, लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, पर कैपिटा इनकम जनरेट होगा, जिससे मानव में समरसता, सद्भावना का विकास होगा। इसी के साथ अगर हम बात कर लें विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस में अगर हम बात करें तो ये 2021 के अवसर पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक जो प्राधिकरण है, जिसको FSSAI ने कई कार्यक्रमों को वर्चुअल रूप से आयोजन किया। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्री ने भी इसमें भाग लिया। तो भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और जिसका मोटो था, भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री के मुताबिक यह आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा, ध्यान देना, खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य आधारित पोषण नीतियों और पोषण शिक्षा का एक अनिवार्य घटक है। यानी कहा जाता है कि न्यूट्रिएंट जो पोषण न्यूट्रिएंट अगर हम बात करें कि जिस तरीके से भोजन के लिए भोजन में न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, उसी तरीके से खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य आधारित पोषण नीतियों एवं पोषण शिक्षण का एक अनिवार्य घटक के रूप में जिस तरीके से कंपल्सरी है, उसी तरीके से हमारे लाइफ के लिए यह मुख्य रूप से काम करता है। भारत सरकार का लक्ष्य ऐसे कदम को प्रोत्साहित करना होता है जो खाद्य जनित जोखिमों को रोकने, पता लगाने और प्रतिबंधित करने में सहायता करता है और खाद्य
खाद्य सुरक्षा किसी देश की ठोस समावेशी ये स्वास्थ्य प्रणाली निर्धारकों में से एक है। और कहा जाता है कि जिस देश में खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था काफी अच्छी होती है, वहां की सभी चीजें प्रॉपर वे में काम करता है, वहां के लोग स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होने से उनकी सभी डायमेंशन में डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। वर्तमान में असंगत नीतियों और कहा जाता है कि असंगत नीतियों के कारण फूड का दूषण बढ़ रहा है, यानी भोजन का दूषण बढ़ रहा है, जिससे खाद्य जनित रोगों से क्या हो रही है, चिंता बढ़ रही है। और आपको मैं बता दूं कि खाद्य जनित बीमारियां बहुत ज्यादा होती है और यह जानलेवा तक हो सकती है। खाद्य जनित रोगों के कारण सालाना लगभग $15 बिलियन का नुकसान हो रहा है। एक मुताबिक 2031 तक खाद्य जनित रोगों के कारण 150 से 177 मिलियन तक बढ़ जाने की क्या होगी, आशंका होगी। आज पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी के चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा, पोषण, प्रतिरक्षण एवं वहनीयता फोकस पर अधिक बढ़ गया है। इसलिए कोविड-19 की वजह से हमारे लाइफ स्टाइल का सभी डायमेंशन में परिवर्तन हो गया है, जिसमें हमारा अगर फूड अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो हमारा इंटरनल इम्यून सिस्टम क्या होगा कि डेवलप नहीं होगा, जिससे महामारी इस तरीके से आती रहेगी और बहुत सारे लोग काल कवलित होते जाएंगे। इसलिए हमको फूड की सुरक्षा करना बहुत जिम्मेदारी है, एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इसको सबको निर्वहन करने की जरूरत है और इसमें लोगों की जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है इसमें जो विनिमय प्रणाली है, उसमें भोजन की जांच करने के लिए बेहतर प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है और फूड हैंडलरों को क्या किया जाए कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए और क्षमता निर्माण आदि में निवेश की आवश्यकता है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और निरंतर भोजन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा ध्यान देना एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इट राइट इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इससे राष्ट्रीय आंदोलन में बदलने की आवश्यकता है। इट राइट इंडिया जो है कि एक व्यक्ति के लिए कितना भोजन की आवश्यकता है और स्वस्थ भोजन उनको किस तरीके से संसाधन विकास में योगदान देता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो मानव एक संसाधन है, अगर यह संसाधन अगर स्वस्थ नहीं होगा तो जितने भी संसाधन है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा और उसकी यूटिलिटी से हम किसी अदर चीजों को भी प्रोडक्ट के रूप में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि इट राइट इंडिया को एज ए नेशनल मूवमेंट के रूप में इसको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तभी क्या होगा, लोगों में जागरूकता फैलेगी और खाद्य सुरक्षा की भावना जागृत होगी। अब है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई, जो 2019-20 में यह द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का निकाला गया है और यह एजुकेशन, आप ध्यान देना, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें आप देखोगे कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा के क्षेत्र में परफॉर्मेंस जांचने हेतु जारी किया जाता है। इसे भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान देना, शिक्षा के क्षेत्र में उसके परफॉर्मेंस को जांच करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में भारत सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली शिक्षा के संबंध में 70 संकेतकों के आधार पर यह ग्रेडिंग की जाती है, जिसको दो भागों में बांटा जाता है। एक परिणाम और प्रशासन के आधार पर, उसके रिजल्ट और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, और दूसरा उसके मैनेजमेंट के आधार पर। यह जो ग्रेडिंग की जाती है 70 मानकों पर किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से क्या है, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक रिजल्ट और ध्यान देना, एक हो जाएगा रिजल्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा होता है मैनेजमेंट के आधार पर यह डिवाइड किया गया है। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये परफॉर्मेंस, ये पीजीआई पहली बार 2019 में क्या किया गया, 2017-18 के संदर्भ में प्रकाशित किया गया था और शिक्षा मंत्रालय के हाल में ही जारी किया गया परफॉर्मेंस
इंडेक्स 2019-20 में भारत की स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन से जुड़ी यह तीसरी रिपोर्ट है। पहला जो आप ध्यान देना कि 2019 में 17-18 का निकाला गया और 20 में आप देखोगे कि 18 और 19 का किया गया और 21 में 19 और 20 का किया गया। ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह तीसरा रिपोर्ट है। तो ध्यान देना परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई जो है शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली शिक्षा के परफॉर्मेंस के आधार पर इनकी ग्रेडिंग की जाती है और उसी के आधार पर इंडेक्स बनाया जाता है। यह 70 मानकों के द्वारा तय किया जाता है और 70 मानक दो पार्टों में डिवाइड होता है, एक रिजल्ट और एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा उनके प्रशासन के उसके मैनेजमेंट के आधार पर। और यह भारत सरकार द्वारा यानी भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह तीसरा ये पीजीआई है। अब आप देखेंगे कि स्कोर कार्ड इसके आधार पर बनाया गया है और इसी स्कोर कार्ड के आधार पर अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि पंजाब सबसे ज्यादा अच्छा 929 इंडेक्स ये पहला स्थान पर, उसके बाद चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दमन दीव, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यूपी, त्रिपुरा, झारखंड, गोवा, तेलंगाना, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, एमपी, बिहार, असम, मिजोरम, छत्तीसगढ़, ध्यान देना छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय, इस तरीके से इनका इंडेक्स है। और इसी इंडेक्स के आधार पर यह हमने दिखाया है कि सबसे ये जो आप देख रहे हैं कि यह स्कोर कार्ड जो है वो 901 से लेके 950, तो आप देख सकते हो कि पंजाब सबसे ज्यादा और सबसे कम अगर हम बात करें तो मेघालय की बात करते हैं। तो यह इंडेक्स आप देख रहे हो, यह इंडेक्स जो परफॉर्मेंस पीजीआई रिपोर्ट कार्ड 2019-20 है, जो जिस तरीके से स्टेट परफॉर्मेंस अपना किए, तो सबसे पहले पंजाब का है। अब ये भारत सरकार ये जो अगर हम बात करें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, अगर हम बात करते हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 जारी किया गया है, जिसमें इस इंडेक्स में 19 में तमिलनाडु, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, केरल को A+ का दर्जा मिला गया है। ध्यान देना तमिलनाडु, पंजाब, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल को A++ की दर्जा दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार सहित ज्यादातर राज्य अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार किए हैं। यहां स्कूली शिक्षा में तेजी से बदलाव देखा गया है। यूपी, बिहार सहित ज्यादातर राज्य जो हैं भारत के वो बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं। 1920 की स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों के 10 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें पहली कैटेगरी में फिलहाल कोई राज्य नहीं आ सकता और पीजीआई 2019-20 में दूसरी कैटेगरी में पंजाब, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ध्यान देना कैटेगरी 10 कैटेगरी में है, पहली कैटेगरी में कोई स्टेट नहीं है, लेकिन दूसरी कैटेगरी में आप देखेंगे पंजाब, चंडीगढ़, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये स्कूली शिक्षा के। और यह पीजीआई 2019-20 के मुताबिक स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां की सुविधाओं की श्रेणी में बिहार और मेघालय सबसे कम अंक मिले हैं। तो ध्यान देना उसके इस इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर और उनकी सुविधाओं के आधार पर बिहार और मेघालय सबसे निम्न स्तर के यहां इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहां की सुविधाएं प्रदान किया गया है। इसी के साथ अगर परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं तो ध्यान देना यह लेवल की बात करते हैं जो 951 से लेकर 1000 मानक, तो ये ग्रेड स्कोर में होगा, इसमें कोई देश नहीं है। लेवल 1 की अगर हम लेवल 2 की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, केरल, पंजाब, तमिलनाडु ये 5 हैं। उसके अलावा लेवल 3 में 7 हैं और लेवल 4 में आप 8 स्टेट हैं। लेवल 5 में ये लेवल 5 में 8 स्टेट हैं। लेवल 6 में 4 है। लेवल 7 में आप देखेंगे कि 3 है और ये 8 में 1 है और ये देखेंगे कि 8 के बाद आप ग्रेड
और उसके बाद 10 में आप देख सकते हैं कि एक लद्दाख है। तो इस तरीके से हमारा ग्रेड रिपोर्ट है जो अदर स्टेट का और सभी स्टेट का इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है, खासकर स्कूली शिक्षा का। और स्कूली शिक्षा की जब हम बात करते हैं और कहा जाता है कि यही स्कूली शिक्षा कल के देश के भावी नागरिक होंगे और यही नागरिक देश का संचालन करेंगे, अगर इस पे बहुत ज्यादा मात्रा में अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो आने वाली जनरेशन के लिए बड़ा ही डिस्ट्रक्शन होगा और बड़ा ही नुकसान होगा। इसलिए स्कूली शिक्षा हमारी आधारभूत अवसंरचना को डेवलप करती है। हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में शिक्षा का एक मेजर रोल होना चाहिए, जिससे हमारे मानव की जिंदगी के साथ समाज और समाज के साथ देश का विकास में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं। इसी के बाद आप चलते हैं हम लोग बैगई नदी। बैगई नदी की अगर हम बात करते हैं कि तमिलनाडु में स्थित ये प्राचीन और समृद्ध ये पांड्य साम्राज्य की राजधानी जो होती थी, ये 4 से 11वीं शताब्दी में मदुरई से होकर बहती थी। इस नदी का उल्लेख संगम साहित्य में उल्लेख मिलता है। इसका उद्गम स्थान पश्चिमी घाट के ये बरुसनाथ हिल से होता है और तमिलनाडु में ये पंड्यानाडु क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो बैगई नदी जो है बेसिकली इसका जो प्राचीन काल में पांड्य साम्राज्य में इसका बहुत बड़ा उसकी प्रसिद्ध राजधानी जो मदुरई से होकर बहती थी और ये संगम साहित्य में उसका उल्लेख मिलता है। और ये पश्चिमी घाट के बरसनाथ से ये क्या होती है कि निकलती है और ये तमिलनाडु के पांड्यनाडु से क्षेत्र से होकर गुजरती है। ये इसकी मुख्य सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य सहायक नदियों की मैं सुरलियारू, ये मुलेयारू, ये बरगनाधी और मंजलारू, कोट्टागुडी और किदुमाल और उप्पारू। बगई जो है उसकी लंबाई 258 किलोमीटर लंबी, अंत में रामनाथपुर जिले में पब्बन पुल के क्या होता है पाक स्टेट के में जाकर समा जाती है। यानी माउथ ऑफ रिवर जो है बैगई नदी का वो पाक स्टेट है। यह तमिलनाडु के 5 स्टेट में थेनी, मदुरई, रामनाथपुरम और शिवगंगई और डिंडीगुल में पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करती है। और यह नदी 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की भी सुविधा प्रदान करती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो ये है, आप देख रहे हैं ये बैगई नदी है। और यही बैगई नदी की अगर हम बात करते हैं जो पश्चिमी घाट पर्वत से, ये ध्यान देना यहाँ ये बैगई नदी है और यहाँ बैगई नदी आप देख सकते हैं ये पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। और ये देखें कि ये पाक स्टेट में, ये पाक गल्फ में, ये पाक बे में क्या होती है, ये आके समाहित हो जाती है और इस तरीके से ये तमिलनाडु राज्य में मुख्यतः बहती है। तमिलनाडु के 5 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। बैगई नदी 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी में भी शताब्दी के अंत से बिगड़ने लगा, क्योंकि अंग्रेजों ने ये मेगा मलाई क्षेत्र में वनों की कटाई शुरू कर दिया था, जिसे बैगई नदी की प्रमुख जल ग्रहण के रूप में कार्य करता था। और नतीजन यह हुआ कि पानी का प्रवाह धीरे धीरे कम हो गया और 1876-77 ये भयानक अकाल के दौरान इसमें लगभग देखा जाए तो 2 लाख लोग मारे गए थे और यह अंग्रेजों की देन थी जिसकी वजह से यह हुआ था। वनों की कटाई हमारे इन्वायरमेंटल के लिए ब्रिटिश क्राउन ने पेरियार नदी केरल को एक सुरंग बनाकर बैगई नदी से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। वर्तमान में 80% पानी पेरियार बांध से मिलता है और 20% पूर्वोत्तर मानसून के मौसम के दौरान ये कहा जाता है कि 20% जो पूर्वोत्तर मानसून होता है यानी रिट्रिएटिंग मानसून होता है मेगा मलाई क्षेत्रों में प्रमुख जल ग्रहण से प्राप्त होता है। सिरिबिल्लीपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व जंगली जानवरों को प्राकृतिक जंगलों के साथ उनके आवासों की रक्षा करता है जो जल ग्रहण के रूप में काम करता है। अब मैं बताऊं कि बैगई नदी, इसलिए मैंने बताया कि अभी सिरिबिल्लीपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व जंगली जानवरों के लिए प्राकृतिक जंगल के रूप में काम करता है और उनके आवासीय सुविधा प्रदान करता है और वहां जल से यहाँ की पूरी तरीके से रक्षा की जाती है। अब सिरिबिल्लीपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व क्षेत्र, और आपको मैं बता दूं कि यह रिजर्व क्षेत्र फरवरी 2021 में स्थापित किया गया था। यह तमिलनाडु दोनों सरकार या केंद्र और तमिल सरकार द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किया गया। यह मेगा मलाई
WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मेघामलाई WLS यानी मेघामलाई, ये मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उससे सटे यह विल्लुपुथूर WS, इसको श्री विल्लुपुथूर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक साथ जोड़ा गया है और इसी के जोड़ने के साथ ये क्या होगा, मेघामलाई टाइगर रिजर्व बना है। अब आप देखेंगे कि मेघामलाई ये टाइगर रिजर्व ये वाला पोजीशन है, तो ये मेघामलाई ये 2021 में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ये 2021 में अभी क्या किया गया है, यही मेघामलाई जो है ये बेसिकली यहीं से हम बात करते हैं किया गया है, यह मेघामलाई है और ये मुदुमलाई, ये ध्यान देना मुदुमलाई। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखते हैं तो यह टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु का 5वां और भारत का 51 टाइगर रिजर्व है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर में बंगाल टाइगर, हाथी, गौर, भारतीय, विशालकाय गिलहरी और तेंदुआ, नीलगिरी तहर आदि हैं। ये कहा जाता है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ये सेमी डेसिडियस ये फॉरेस्ट और इस तरीके से डेसिडियस घास के मैदान भी यहाँ पाए जाते हैं। तो इस रिजर्व में आप देखोगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, अर्ध शुष्क पर्णपाती वन और नम मिश्रित पर्णपाती वन के साथ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। इसी के साथ अगर मैं बता दूं कि ये तमिलनाडु के 4 टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो चारों टाइगर रिजर्व जो हैं वो बेसिकली अन्नामलाई की अगर हम बात करते हैं तो ये है अन्नामलाई, ये आप देख रहे हो ये है अन्नामलाई। उसके बाद कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर, ये कलक्कड़ मुंडनथुराई, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ये है कलक्कड़ मुंडनमुथाई टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। और मुदुमलाई, ये मुदुमलाई जो है ये आप देख रहे हो ये है मुदुमलाई, ये है मुदुमलाई। और उसके बाद सत्यमंगलम, ये सत्यमंगलम जो है ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये तमिलनाडु में सत्यमंगलम। और 5वां जो है आप देख सकते हो कौन है, ये है ये अन्नामलाई, ये मेघामलाई है, ठीक है। तो इस तरीके से अन्नामलाई ये नेशनल पार्क है और इस तरीके से ये तमिलनाडु के 4 रिजर्व क्षेत्र है। इसी के साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि यह मुख्यतः आज के करंट अफेयर्स के मुख्यतः टॉपिक रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आप अच्छे से आत्मसात कर लेंगे। इसमें प्री और मेंस दोनों पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए इनको आत्मसात करना, रिकॉल करना और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए इस वीडियो को आप अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि शेयर जरूर करेंगे। अगर किसी भी तरह का कोई सुझाव देना हो या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना समाधान कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विनय आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और घर परिवार के साथ खुशहाल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।